So we have discussed डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि एक डिपार्टमेंटल कैसे काम कर रहा है। हम बात कर रहे थे कि कंजर्वेटिव अप्रोच है ब्यूरोक्रेसी की। जैसे आज तक हमारे कंट्री में क्या बोला गया कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज जब पेंडेमिक है तो हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं मिल रही है, और अगर है तो उसका खर्चा 6, 7, 8, 10 लाख तक भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, वो उतना ही निकाल लेते हैं। और यही अगर हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा अच्छा होता, सिविल हॉस्पिटल्स हमारे अच्छे होते, तो आज ना तो हमें टेस्टिंग के लिए कहीं भागना पड़ता, सिविल हॉस्पिटल्स में जाते, हमारे इलाज भी सस्ता होता और हम कॉन्फिडेंट होते। फॉर एग्जांपल इटली, फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, ठीक है, अब सारों का एक पॉइंट होगा कि वहाँ इतने केसेस हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बट द फैक्ट इज स्टिल दे हैड द गुड पब्लिक सेक्टर हेल्थ सिस्टम। सरकारी हेल्थ सिस्टम उनका इतना अच्छा था कि इतने केसेस होने के बावजूद उन्होंने उस सारे सिस्टम को हैंडल किया, अच्छे से हैंडल किया। ठीक है, वहाँ पे अभी डेथ्स बहुत ज़्यादा हो गई, अमेरिका में कुछ ज़्यादा ही हो गई, बट इटली जहाँ बहुत सबसे पहले हिट हुआ तो 30,000 डेथ्स हुई, 35,000 डेथ्स हुई, बट देयर पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैंडल द होल सिचुएशन। तो हमारी कौन सी ऐसी स्टेट है सिवाय केरला को छोड़ के जहाँ पे 0.45% आपका डेथ रेट है? अदरवाइज किसी भी स्टेट की ये हालत नहीं हम कह सकते कि उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो कोविड के पेंडेमिक के केसेस को हैंडल कर सकें। तो ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, रिजिड स्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स जो IAS ऑफिसर ऊपर बैठे हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कंजर्वेटिव अप्रोच है। IAS ऑफिसर कहता है अरे क्या ज़रूरत है सरकारी हेल्थ सिस्टम की, प्राइवेट है वहाँ जाके इलाज कराओ। ओके, डिले इन डिसीजन मेकिंग, किसी फाइल को पास करने के लिए PP किट्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, बेड्स चाहिए, एक्सरे मशीन चाहिए, उन फाइल्स के ऊपर ही बैठे रहते हैं कितने कितने सालों तक, वो फाइल ही पास नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम है इनकी, ये रेड टेपिज्म है, और ये सारे के सारे सिस्टम से करप्शन आ रही है। अब हम अगले सिस्टम पे चल रहे हैं। जो अगला सिस्टम हमारे पास गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर का, उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ओके जी, तो दूसरा सिस्टम जो हमारे पास है, जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हुआ है, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ओके, these are formed under the special act passed by the parliament. Okay, तो गवर्नमेंट ने देखा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में थोड़ी सी गड़बड़ है, पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी मिनिस्टर साहब के ऊपर आती है, IAS ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा इसको ट्विस्ट करते हैं। तो हम एक थोड़ी सी फ्री सिस्टम, ओके, फ्री ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिसमें उसका इट हैज़ अ सेपरेट लीगल existence, okay, and is accountable towards parliament. Okay, अब RBI है, LIC है, ये आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, तो यहाँ भी इंटरफेरेंस है, बट still they have the financial
and the functional autonomy available with them. Okay, तो वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया। इसमें एक कंपनी की तरह ये फंक्शन करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें एक लीगल एग्जिस्टेंस है, और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल हैं? पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये जो एक्ट है, स्पेशल एक्ट, दिस स्पेशल एक्ट, ओके, दिस special act defines the authority, okay, from authority, powers, functions, and objectives for which these companies are established, these institutions are established. Okay, तो ये है, और these are managed by government through members in board of directors. Okay, तो आपको एक सबसे कमाल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताते हैं कि प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, के अभी आपको एग्जांपल्स प्रेजेंट दूंगा तभी समझ आएगा कि क्या सिचुएशन है। And some people might be thinking it is against the central government. It is not. State का भी कोई आएगा तो भी it is not against the government. It is just an example to make you understand what is the situation. पुराना एग्जाम्पल दूंगा तो उसकी मेरे को खुद को पूरी डिटेल नहीं पता है, अगर मेरे पास होगी तो वो भी बताऊंगा। ओके, तो इस समय एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो जर्नलिस्ट था किसी टाइम पे, मगर वो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। अब आप सोचो कि एक जर्नलिस्ट जिसका इंजीनियरिंग फील्ड से कोई लेना देना ही नहीं, बट दैट जर्नलिस्ट इज फेवरेट ऑफ द गवर्नमेंट, इज इनटू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ EIL, तो आप अपने आप समझ सकते हो कि वो किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रही होगी या कर रहा होगा जो भी जर्नलिस्ट है। तो इस तरीके से और भी कई जर्नलिस्ट हैं जो कई गवर्नमेंट्स के बहुत क्लोज हैं, एंड दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, फंक्शनलीज इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस। ओके, ये आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेंबर्स इन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू काम करते हैं, ओके, कि अपने मेंबर्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और उसके थ्रू उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, क्या कहते हैं, जो है स्टैट्यूटरी कंपनीज। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फीचर इज these organizations are financially independent। मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किस तरीके से कि यूनियन बजट नहीं बताएगा कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, इनको मार्केट से पैसा, ये एक बार ही पार्लियामेंट से पैसा मिला, कंपनी इस्टेब्लिश कर दी, उसके बाद इनको फ्रीडम है ये मार्केट से अपने लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं बाय सेलिंग बॉन्ड्स और बाय मॉर्टगेजिंग देयर एसेट्स और बाय सेलिंग शेयर्स इनटू द मार्केट एंड रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट फॉर फंक्शनिंग, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, ओके, एंड दे आर क्लियर एंड हैज clear cut
control over its activities to keep it commercially viable. Okay. तो कई ऐसी कंपनीज हैं जिसमें ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बट स्टिल ये जो कंपनीज हैं हमारे पास ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहती हैं, ये मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को बड़े हिसाब से चलाती हैं ताकि ये कमर्शियली वायबल रह सकें मार्केट में और compete कर सकें with the other private players. So that is the another important. Okay, and this has a corporate entity. It has a separate legal existence. तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह ये काम करती है। तो ये आपके पास स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, ओके, जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में काम करती है। और कुछ एग्जांपल्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन है हेड? शक्तिकांत दास। ओके, ही इज एन IAS ऑफिसर फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो ये आप समझ सकते हो RBI की सिचुएशन। ओके, then Food Corporation of India is there, then you are having LIC is there, एयर इंडिया की तो आप कंडीशन समझ ही सकते हो कि कांग्रेस गवर्नमेंट से लेके अब तक की गवर्नमेंट में एयर इंडिया का क्या हश्र हुआ है। तो वो स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं हमारी, कुछ ऐसी LIC भी हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी है, उसकी भी क्या कंडीशन है एवरीबडी नोज। अदर प्राइवेट कंपनीज आर हैविंग गुड रेपुटेशन इन द मार्केट एज कम्पेयर टू LIC को कहते हैं गरीबों की कंपनी, ओके। जबकि HDFC या एक्सिस बैंक की जो इंश्योरेंस ब्रांच है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इनकी इंश्योरेंस कुछ अलग ही पैटर्न में चलती है, बट LIC डज नॉट compete with them in that particular way, because यहाँ पे आपको जो डीमेरिट्स में बताएंगे वो क्या है। ये जो डीमेरिट है मेंबर्स इन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उसके डिसीजंस को, सरकार की इंटरफेरेंस के, सरकार किसी की भी हो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनमें, और वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेनिफिट दिलाने के लिए अपनी ही कंपनीज के फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनको कमर्शियली वायबल रहने ना रहने की तरफ मोड़ देते हैं। एयर इंडिया को बर्बाद किया, एयर इंडिया की जो कंडीशंस हुई वो क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स लाइक स्पाइस जेट, इंडिगो, देन other companies were there. So Air India was used as a leverage or a lever to promote private investment into, और उस चक्कर में पूरे के पूरे सिस्टम में एयर इंडिया ख़त्म हो गया। तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है कि स्टैट्यूटरी कंपनीज को गवर्नमेंट यूज़ करती हैं, गवर्नमेंट्स कोई भी गवर्नमेंट यूज़ करते हैं टू प्रमोट प्राइवेट प्लेयर्स इनटू द मार्केट, एंड पहले वो मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक वायबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और धीरे धीरे वो स्टैट्यूटरी कंपनी के ऊपर चढ़ते हुए वो प्राइवेट कंपनीज अपनी मार्केट इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और स्टैट्यूटरी कंपनीज, बहुत सारी स्टैट्यूटरी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है इस समय अनवायबल, कमर्शियली अनवायबल होती जा रही हैं। ओके, अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनीज के। ओके जी, तो क्या फीचर्स हैं? पहले तो फॉर्मेशन। So these are formed under the Special Act of Parliament. ओके जी, तो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुआ
उसमें ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा, वो स्पेशल एक्ट डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट क्या है इस कंपनी का, पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, ओके, और फंक्शंस क्या हैं इस कंपनी के, वो सारे के सारे स्पेशल एक्ट में एक्सप्लेन है। दैट इज ऑनरशिप किसके पास लाई करती है, ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास ही लाई करती है। ऑनरशिप इट लाइज विद government, it can be central or state, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ही इसकी ऑनर है, गवर्नमेंट ही इसके प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट करती है, गवर्नमेंट ही इसके लिए रूल रेगुलेशंस एक्सप्लेन करती है थ्रू स्पेशल एक्ट। तो गवर्नमेंट ही इसकी क्या है, ऑनर है इस स्टैट्यूटरी कंपनी। देन देयर इज it has a corporate existence, okay, this act provides it the power to have an independent एग्जिस्टेंस, ओके जी। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होने की एक पावर मिलती है, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑटोनॉमी होने में ये अपने कॉमर्शियल डिसीजंस लेने में फ्री हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लॉयट करनी है, कौन सी नहीं करनी है। दैट फ्रीडम इज़ अवेलेबल विद दीज कंपनीज बिकॉज ऑफ विच दीज स्टे कमर्शियली वायबल एंड अर्न प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट कमा के बहुत सारा डिविडेंड गवर्नमेंट को देती हैं। तो ये आपके पास क्या है, कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है इसकी, ओके। तो कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस का सबसे पहला एस्पेक्ट क्या था, दीज कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दीज कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ओके, can be sued or can sue third parties। तो अपने ही बिहाफ पे ये केस फाइल कर सकती हैं, या इन पे केस किया जा सकता है, या ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं। तो ये इसको फ्रीडम अवेलेबल है कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस के अंदर, ओके। Then there is financial autonomy। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, ओके। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और फ्रीडम का मतलब है कि इसका जो पैसा है जो इसको मिलेगा वो एक बार ही पहले दे दिया जाएगा कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। स्पेशल एक्ट के थ्रू कंपनी आपने रजिस्टर की और आपको पैसा दे दिया गवर्नमेंट ने टू स्टार्ट अ कंपनी, ओके। एंड वंस यू हैव स्टार्टेड द कंपनी, लेटर ऑन आपको पैसा बार बार गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा, या गवर्नमेंट अपने बजट में एलोकेट नहीं करेगी आपके लिए पैसा। हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट विद दैट मनी यू आर गोइंग टू अर्न रेवेन्यूज बाय सेलिंग योर प्रोडक्ट, or you are going to raise money from the market through bonds, through debentures, through shares or various other instruments you can use to raise the money। और जो प्रॉफिट है वो कंपनी के पास रहेगा। जैसे डिपार्टमेंटल में तो क्या है, किसके पास चले जाता है, गवर्नमेंट के पास, ट्रेजरी में चले जाता है। ये ट्रेजरी में आप डिपॉजिट नहीं करवाओगे इस पैसे को, ये पैसा आपके पास रहेगा, कंपनी के पास रहेगा। Company will pay only dividends out of that profit to the government of the state or the country, okay। Rest money will be left with that company and they will use that money for further expansion and growth programs। So यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अवेलेबल है। फिर आपके पास अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स हैं, ओके। तो
तो इसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स आपको गवर्नमेंट के डिफाइंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव योर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कैरिंग आउट द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एक्टिविटीज़. मतलब आप अपने जनरल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश कर सकते हो या फॉलो कर सकते हो. यू नीड नॉट डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट टू टेल यू व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी. तो ये आपके पास फ्रीडम है इसका भी. और फिर अपॉइंटमेंट. ओके, स्टाफिंग. Here you are not dependent upon the government के गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉइज. ओके, तो ये सिविल सर्वेंट नहीं है इसमें आपके पास, या आईएएस ऑफिसर्स नहीं है, और ना ही आपके गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न होते हैं इसमें. ये कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी एडवर्टीजमेंट देके अपने लेवल पे एक सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करती है और दे अपॉइंट पीपल ऑन देयर ओन. अपने रूल रेगुलेशंस के थ्रू डिसाइड करते हैं व्हाट शुड बी द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़, व्हाट शुड बी द रेम्युनरेशन ऑफ द मैनेजर. अगर एक्सपर्ट्स हायर करने हैं तो किस रेम्युनरेशन पे क्या करना है, वो सारा स्टाफिंग टर्म्स एंड कंडीशन किसके पास है, वो फ्रीडम किसके पास है, कंपनी के पास है. कंपनी बिल्कुल भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी कि हाँ जी हमें एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करो. आप अपने एम्प्लॉयज़ खुद अपॉइंट करो, खुद उनकी रेम्युनरेशन सैलरीज डिसाइड करो, खुद उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़, उनकी टर्मिनेशन पॉलिसीज़, लीव पॉलिसीज़, अदर बेनिफिट पॉलिसीज़ आप खुद डिसाइड करोगे. तो ये आपके पास फीचर है इसका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का. ओके, अब हम चलते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की. ओके जी, तो पहली चीज क्या है, हम इसकी तरफ आ रहे हैं. मेरिट्स. ऑपरेशनल फ्रीडम है आपके पास. So here government is not interfering into day-to-day activities of a company. You are going to decide what opportunities need to be used and what opportunities should be avoided. Okay, and what amount of benefits can be received. तो यहाँ पे ऑपरेशनल फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की. आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने डिसीजंस ले सकते हो, फास्ट डिसीजंस ले सकते हो. ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ऑपरेशनल फ्रीडम है, सबसे पहला बेनिफिट इसमें. फिर दूसरा है कि फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस. फ्रीडम फ्रॉम अब यहाँ क्या है कि पिछले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तो मिनिस्टर साहब हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे, या आईएएस ऑफिसर डिसाइड करता है. गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिसाइड कर रही हैं कि कैसे कितना क्या कब काम करना है, कितना पैसा मिलेगा, ये काम करना है नहीं करना है, मतलब हर चीज़ में इंटरफेरेंस है वहाँ पे. यहाँ आपको एक आपका ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन कर दिया. आफ्टर दैट यू आर हैविंग द फ्रीडम टू वर्क एंड रन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन योर ओन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल टीम. सो आपको बार बार गवर्नमेंट से रूल्स एंड रेगुलेशन की क्लैरिटी नहीं लेनी पड़ेगी. यू आर फ्री टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन as you feel like the environment, the economic environment is there, or political or social environment is there. After understanding that, you will take the decision and will try to introduce a product in the market which will be helpful for the growth and development of the organization. Okay. फिर आपके पास है okay. Then there is autonomous setup. We have discussed this too much. Okay, autonomous है, there is no interference, there is operational flexibility, and you are free to decide. Your money is your own. You are just giving dividend to the government.
but you are deciding how to carry out the functioning of the company, that is autonomous sector. And another is, it is an economic growth engine. Okay, these companies are economic growth engines, like ONGC is there. ONGC created a whole lot of economic environment for attracting private investment into the oil and refining sector, and now on the basis of that ONGC, though it's giving still it is viable in the market and giving good competition, but it has created an environment on the basis of which the private investment came into the oil and refining sector. Same way, there are other companies like FCI is there. Okay, FCI is helping you in there are various other companies like your LIC is there. LIC created a whole lot of environment, okay, on the basis of which people learned that insurance is some aspect available with us, and insurance is very important aspect of the life, and on the basis of that private investment came into the country in insurance sector. So that is that these companies are the economic growth engine, okay, and they are creating an environment so that private investment is coming into the country on their backs. So that is the another reason why these statutory companies were being established. Okay, then limitations. Now इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सरकारी है तो सरकारी सिस्टम में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी. ओके, अब हमने सबसे पहला पॉइंट बोला था कि जी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑटोनॉमी है, मगर वो क्या है, थ्योरेटिकल. तो गवर्नमेंट्स ने स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट के कंपनी तो खड़ी कर दी और ये कह दिया कि यू आर फ्री टू रन योर ओन शो. बट आपने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में अपने अपॉइंटीज को वहाँ पे ओवरलुक करने के लिए अपॉइंट कर दिया है कंपनीज के अंदर. ओके, सो हेयर यू आर हैंड पिकिंग पीपल. लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर हिस्ट्री की बैकग्राउंड से कैसे हो सकता है? ओके, हाउ मच ही नोज अबाउट द इकोनॉमिक मॉडल्स एंड इज सिटिंग ऑन सच अ बिग इंस्टीट्यूशनल सीट दैट ही इज रनिंग दैट इंस्टीट्यूशन. ओके, तो उसके इम्पैक्ट्स कैसे हैं, कैसे नहीं, दैट इज बीइंग जज्ड बाय पीपल. ओके, बट द क्वेश्चन इज दैट यू आर हैंड पिकिंग पीपल and putting up them onto the various positions. It's not happening now only, it was happening in the previous regimes also. Okay, hand-picked people were being established on various positions, and that is reducing your autonomy and converting that operational flexibility or autonomy into theoretical. Practically नहीं है ये, theoretical theory में बुक्स में आपको फ्रीडम है, मगर आपकी हर एक्टिविटी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू. दैट इज, अब जैसे रिजर्व बैंक के पास तो फाइनेंशियल फ्रीडम है, मगर गवर्नमेंट कभी 31,000 करोड़ लेती है, कभी 1,75,000 करोड़ लेती है, कभी 68,000 करोड़ रुपीज राइट ऑफ होते हैं. तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसी है कि जहाँ गवर्नमेंट डिक्टेट कर रही है टर्म्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल दैट आस्पेक्ट. तो ये थ्योरेटिकल ऑटोनॉमी है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी या रियल टर्म्स की ऑटोनॉमी नहीं है. यहाँ पे सबसे बड़ी लिमिटेशन. दूसरी है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. सो थ्योरेटिकल हो गई तो मतलब सेकंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो है ही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू. ओके, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस थ्रू political appointments in board of directors.
ओके, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कब कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं लॉन्च करना है, कोई रिसर्च कैरी आउट अलाउ करनी है नहीं करनी है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को बेनिफिट मिल सके, तो यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। फिर अनडिजायरेबल प्रैक्टिस, ओके, व्हाट आर दोज अनडिजायरेबल, कि जो ऑफिशियल्स हैं इसके, क्योंकि अब उनको कुछ तो फ्रीडम अवेलेबल है, चलो पूरी फ्रीडम नहीं अवेलेबल, कुछ फ्रीडम तो अवेलेबल है, तो वो उस फ्रीडम को मिस यूज करते हैं। जैसे NFL के केस में आ जाओ या LIC के केस में आ जाओ, जो इनके ऑफिसर्स हैं दे मिस यूज देयर अथॉरिटीज इन कैरिंग आउट द फंक्शनिंग, कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई नया डिसीजन लेके आना है, प्राइवेट प्लेयर्स नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, बट LIC इज वेरी स्लो ऑन on taking decisions regarding new products to be launched like ULIP or investment programs, tax saving programs, बहुत स्लो है। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस के प्रोग्राम्स को लाने के लिए बहुत स्लो है, जबकि जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे आर टेकिंग अप रिस्क एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। सो जहाँ जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं, because they are not directly under the control of the government, so they are at times misusing that authority and that is leading to corruption in these organization। तो ये एक और प्रॉब्लम है, okay। And then there is another is delay in decision making। Since government is working through its appointees in the board of directors and they are providing day-to-day information, point-by-point information to the government, so government is indirectly interfering into the working of these organizations and put restrictions on taking certain decisions which are not in favor of the government's policy, okay। Those decisions which are not as per the government policies, they are not allowed by the government indirectly through board of directors, okay। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स में अलाउ नहीं करते हैं एंटर करना या प्रोग्राम्स को मटेरियलाइज होने में नहीं अलाउ करते हैं, दैट लीड्स टू, और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट अलाउड टू वर्क इजीली, so that is the indirect interference of the government is also leading to delay in decisions, okay। That is the problem with the statutory corporations, okay। So that is all with the statutory corporation. Now after this we are going to start with government company।